हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछली बार हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस को पढ़ लिया था। अब हम उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स करने चलते हैं। तो आई होप कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे और अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाया उसको प्रॉपर नोट्स मेंटेन करके चल रहे होंगे। क्योंकि होता क्या है पता है कि नोट्स भले ही आपके बाद में यूज ना आए, पर एक बार प्रॉपर नोट्स बनने से आपके जो माइंड में जिस पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से बैठ जाता है और कभी फ्यूचर में आप कभी भी कुछ जरूरत हो तो आपके पास रहता है कि हाँ मेरे पास नोट्स है और मैं उससे रिफर कर सकता हूं। और मेरे से ही नहीं, आप कहीं और बुक से पढ़ते हैं तो एक हैबिट बनाइएगा कि कभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ भी नया सीखते हैं तो उसे प्रॉपर नोट्स में मेंटेन करके चलेंगे। ना कोई भी डायरी में भी कोई पीछे भी इधर उधर लिख के मत कीजिएगा, ना कोई रफ कॉपी में लिखेगा। सिर्फ एक प्रॉपर कॉपी खरीदिए और उसमें सारा नोट्स को लाइन वाइज मेंटेन करते जाइए। मैं यहाँ पे टॉप टेस्ट सीरीज पे आपका सारा का सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं। तो आई होप कि आप एक अच्छी कॉपी में सारे मेरे बताए हुए क्वेश्चंस और नोट्स अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा और आपको बाहर कहीं किसी चीज का रिफर करने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह जो हमारा एक दूसरे से प्रॉमिस है कि हम पहले वीडियो को पॉज करेंगे, सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने सबने ट्राई किया होगा क्योंकि आप सब एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, तभी आप यहां तक आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा रेसिस्टेंस टाइप का ही था। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस और रिएक्टेंस आता है वो सेम था, तो वैसे ही होगा। इवन जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए ना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस में, ऐसे ही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम, अगर आप उसकी जगह रेसिस्टेंस इंडक्टर्स को भी प्लेस कर दोगे ना तो सेम रिजल्ट ही आएगा। तो चलिए फिर भी मैं इसलिए एक ही क्वेश्चन चुना हूं और अगर मैं इसको करूं सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट, 20 12 10 सीरीज कॉम्बिनेशन 10 plus 12 is 22, 22 plus 20 is 42। कितना हो गया? 42 हेनरीज, राइट। 42 and 7 in parallel, हेनरी। ठीक है, कितना हो गया? 6 हेनरीज। तो यहां पे मैं इसको रिप्लेस कर दिया 6 हेनरी से। ठीक है, अब कितना हुआ? 8 6 4 सीरीज में एल इक्विवेलेंट कितना आ गया अपना? 18 हेनरीज। ठीक है, 18 हेनरी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपका भी इतना ही आया होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन 220 वोल्ट, वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इज 50 ओम्स। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज, आपको पता है क्या? XL। ठीक है, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। 2 पाई FL के इक्वल होता है XL हमारा, राइट। और ये जो F है इसको अगर मैं मिटा देता हूं पहले ऊपर वाला, अगर आप, आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। स्पेस की काफी कमी है हमारे पास क्योंकि हमारे पास सारे क्वेश्चंस को पहले लिखना पड़ता है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो XL हमारा कितना दिया हुआ है? रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 50 ओम्स, ये 50 के इक्वल है, राइट। 2 पाई एज इट इज। फ्रीक्वेंसी साइकिल्स पर सेकंड, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी किस में होता है, या तो साइकिल्स पर सेकंड में होता है या तो हर्ट्ज में देता है। तो ये 50 किसके इक्वल है? फ्रीक्वेंसी के। एल निकालना है आपको, राइट। एल निकालना है तो एल आप यहां से डायरेक्टली निकाल देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 पाई हेनरी
और मैं बोल सकता हूं 0.5 बाय पाई हेनरीज। तो ये आ गया आपका सिंपल सा रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल, आपका तुरंत पता चल गया। ठीक है, 2 पाई FL से। सिमिलरली उसी बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा, रिएक्टेंस ऑफ अ 2 हेनरी चोक कॉइल एट 100 हर्ट्ज। सेम चीज था, इसमें आपका पहले फ्रीक्वेंसी पता था आप और रिएक्टेंस भी पता था, पर आपको निकालना था इंडक्टेंस की वैल्यू। इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, आपको निकालना है रिएक्टेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये सब मैं बेसिक क्वेश्चन आपको इसलिए करवाता हूं ताकि इन सब में एक बार कर लोगे ना तो हमेशा के आपके में कॉन्फिडेंस रहेगा और थोड़ा सा भी आपको झिझक नहीं रहेगा एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कभी भी कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी घुमा के कुछ बात करते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्ट्रक हो जाते हैं, हमारे दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उस टाइम सोचते क्या इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। पर अगर आप पहले से ऐसे बेसिक क्वेश्चन करके रहे या कुछ ऐसी इस बेसिक क्वेश्चन से एक लेवल अप कर करके, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस में किया था, सारे क्वेश्चन को डील करे रहे, तो वो जो सोचने का टाइम होता है वो काफी मिनिमल होते जाता है। ठीक है, तो इसमें एक्सेल निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो आपको 2 पाई एफ कितना दिया है 100, एल कितना दिया है 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 400 पाई, किसमें, हेनरी नहीं ओम्स। आप याद रखेंगे एक्सेल जो होता है हमेशा किसमें होता है, ओम्स में। और पाई की वैल्यू अगर कितनी हो गई 3.14 इंटू 4 इंटू 314, तो कितना आ गया 1615 एंड देन 4 3 जा 12, 1256 ओम्स। राइट, आप यूनिट भी याद रखेंगे। इंडक्टेंस जब मैंने निकाला तो उसके आंसर किसमें थी, हेनरी में, और रिएक्टेंस जब निकाल रहा हूं तो उसका आंसर आ रहा है हमारा ओम्स में। राइट, 1256 ओम्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया डन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन, किसमें स्टोर करता है, मैंने की पॉइंट में भी लिखवाया था और इसमें भी लिखवा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे अपनी एनर्जी स्टोर करता है। वैसे ही अगर आप हम फ्यूचर में जब कैपेसिटर को डील करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। अब नेक्स्ट, करंट थ्रू, क्वेश्चन नंबर 5, थ्रू एन इंडक्टेंस फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि करंट थ्रू इंडक्टेंस कैसे होता है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा आपको, पहला स्ट्रेट लाइन, राइट, पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके, ऐसा कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो हमको मेन आंसर पे अभी फोकस नहीं करना है, हमको अभी डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे, आंसर आपके चुटकियों में आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट थ्रू एन इंडक्टेंस दो केसेस होता है। पहला एक चार्जिंग का केस, चार्जिंग में होता यह है कि जो करंट होता है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। और ये किसका लिख रहा हूं मैं, एक बार मैं इसको लिख देता हूं, इंडक्टर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है और उसमें करंट की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, IT इज इक्वल टू V/R, और मैं लिख सकता हूं R/L, सॉरी V/R। ये हो जाता है आपका करंट का वैल्यू। तो इसका कुछ ग्राफ जो होता है ना कुछ इस टाइप से आता है। ठीक है, ऐसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है जब करंट आपका चार्ज होता है और उसका वैल्यू होता है V/R, 1 - e टू द पावर -t/L/R। टाइम कांस्टेंट जो होता है टाउ, वो होता है टाइम कांस्टेंट।
और वो RL सर्किट में कितना होता है, L बाय आर, राइट, L बाय आर होता है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये आपका ट्रांजिएंट का टॉपिक है और उसका डिटेल में आपसे अगर पूछा जाएगा तो मैं उसको बाद में डील करूंगा, पर फिलहाल के लिए फॉर टाइम बीइंग आप बस ये याद रखेंगे कि इंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है चार्जिंग में के केस में, और उसकी वैल्यू होती है V बाय आर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय t L बाय आर, मतलब कि बाय L बाय आर ऊपर चले जाएगा, और इसमें इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूं तो t बाय टाउ लिख देता हूं, ठीक है। और आपको पता है कि टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ की वैल्यू है L बाय आर। वैसे ही अगर डिस्चार्जिंग रहा तो करंट आपका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल डीके, और करंट की वैल्यू रहेगी कुछ इस टाइप की, ठीक है। राइट, तो ये तो था आपका चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिस्चार्जिंग में एक्सपोनेंशियल डीके। इसमें V बाय आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय टाउ, इसमें V बाय आर ई टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इंडक्टर के केस में था। अगर मैं इसी चीज को उसमें लिख दूं किसमें, आपके कैपेसिटर में, तो यहाँ पे करंट की जगह हो जाएगा वोल्टेज, और उसमें भी जो वोल्टेज रहेगा वो यहाँ पे V नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ होगा, वो भी ऐसे इंक्रीज करेगा। और वाइल जो यहाँ पे जो रहेगा एक्सपोनेंशियल डीके, यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पे करंट हो जाएगा, और I ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ हो जाएगा, ठीक है। सेम होता है, बस आप I और V को इंटरचेंज कर देंगे, किसमें, I और V को इंटरचेंज कर देंगे कैपेसिटर के केस में। टाउ इज इक्वल टू L बाय आर फॉर RL सर्किट, टाउ क्या है, और RC फॉर RC सर्किट, और टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, राइट। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे अपने साथ। L बाय आर और R बाय सी, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बता दूंगा बाद में कि टाइम कांस्टेंट आगे होता क्या है, पर अभी के लिए आप ये इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसमें क्या बोल रहा है पता है, उसमें बोल रहा है कि आपको फिगर दे दिया है, एक करंट का फिगर दिया है और वोल्टेज का वेवफॉर्म दिया है, दोनों का वेवफॉर्म दे दिया है आपको, करंट और वोल्टेज का, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज ऐसे फ्लो हो रहा है। कौन सा एलिमेंट में ऐसा केस होता है। आपको पता है कि यहां पे करंट हो रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, लीनियरली बढ़ रहा है, उसके कारण वोल्टेज है कांस्टेंट। अगर करंट लीनियरली बढ़ रहा है, वोल्टेज है कांस्टेंट, तो ये तब का केस है जब लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो वो आता है कांस्टेंट, वही वाला केस है। तो मैं लिख सकता हूं ये कुछ नहीं बल्कि इंडक्टर है। कैसे, V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी क्या है, ये है डी आई बाई डी टी, मतलब कि क्या, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, डी आई बाई डी टी। स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ लाइन, लाइन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ लाइन किसके इक्वल होता है, y बाय एक्स। y है आपका 2, x है कितना 2, तो स्लोप आया 1, ठीक है। d बाय मतलब कि d बाय डी टी आ गया आपका 1। तो जो वोल्टेज है यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, 2 पे कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू L हो गया, मतलब कि L किसके आ गया, 2 हेनरीज के इक्वल। मतलब कि ऐसा अगर फिगर वेवफॉर्म है हमारे एलिमेंट के अक्रॉस,
करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है, तो वो एलिमेंट कुछ नहीं बल्कि इंडक्टर होगा, और उस इंडक्टर की वैल्यू हम इक्वेशन से यूज करके निकालेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 2 हेनरी। सेम क्वेश्चन में अगर मैं इसको V से रिप्लेस कर देता हूं और इसको I से रिप्लेस कर दूं, तो कैपेसिटर में हम पढ़ेंगे, जिन लोगों को पहले से पता होगा तो आपको पता है कि कैपेसिटर में क्या होता है, V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू C dV बाय dt, और इस केस में ये हो जाएगा 1, तो I हो जाएगा C और C आ जाएगा आपका 2 फैरेड। ठीक है, ये तब का केस है, पर अभी के लिए जिन लोगों को नहीं पता है कैपेसिटर के बारे में तो उसको छोड़ दें। मैं जिन लोगों को पता है उसको उन लोगों को पता था कि अगर वेवफॉर्म को रिप्लेस किया जाए तो कैपेसिटर में भी यही क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये इंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। स्लोप निकाला मैंने बस, डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन हमेशा स्लोप को बताता है, इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया को बताता है। ठीक है, इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व बताता है, डी बाई डी टी आपका स्लोप बताता है। ठीक है, तो यहां पे L इज इक्वल टू 2 हेनरी, एलिमेंट है इंडक्टर और उसकी वैल्यू है 2 हेनरी। नेक्स्ट, विथ जीरो इनिशियल कंडीशन, जीरो इनिशियल कंडीशन मतलब इंडक्टर पहले से कोई कुछ भी चार्ज नहीं है, एंड इंडक्टर एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट विल एक्ट एज, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब कि क्या, अपना स्टेडी स्टेट कंडीशन, और उस केस में इंडक्टर कैसे ऐड करता है, आपको मैंने लिखवाया की पॉइंट में, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इंडक्टर विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट। वैसे ही अगर सेम क्वेश्चन अगर आपसे कैपेसिटर में पूछा जाता तो आप बोलते ओपन सर्किट। और अभी के लिए मैं आपको बार बार से रिलेट करके क्यों चल रहा हूं, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करें तो आपका एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप हो जाए कि इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को कैपेसिटर में पूछता तो क्या होता, रेसिस्टेंस में पूछा जाता तो क्या होता। इसलिए आप लिंक करते हुए चलेंगे। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बस अभी ऐसे ही रख लिया है क्योंकि आपको मैंने सेम ये क्यूब वाला क्वेश्चन रेसिस्टेंस में करवाया था। इसमें भी वैसे तो पूछा कम जाता है, पर इन केस अगर पूछता है तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि इस केस में L इक्विवेलेंट जो होता है हमारा सेम एज रेसिस्टर के इक्वल होता है, जो हमारा आया था 5/6 L हेनरी। ठीक है, मतलब कि अगर हर इंडक्टर की वैल्यू L है इसमें, तो जैसे कि उस हम लोग के जो न्यूमेरिकल्स थे रेसिस्टर्स के, उसमें जो हम लोग का क्यूब का क्वेश्चन था, उसमें भी सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, सारे रेसिस्टेंस की वैल्यू थी हमारी R। तो R जब थी तो उसमें हम लोग का R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया था, 5/6 R के। तो वैसे ही इसमें भी 5/6 L आएगा। अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अभी के लिए ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। और मैंने इसको इसलिए बताया था क्योंकि यही चीज मैं आपको प्रूफ उसमें दिखाऊंगा कि रेसिस्टर्स में तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 हो गया R के, और R क्या है, उस हर ब्रांच का रेसिस्टेंस है, और C अगर उस सारे ब्रांच में C इक्विवेलेंट डाल दूं मैं तो वो हो जाता है 6/5 C फैरेड। ठीक है, तो आप हमेशा लिंक करते करते चलेंगे, रेसिस्टेंस और इंडक्टर का हमेशा सेम रहेगा, बट कैपेसिटेंस हमेशा उल्टा हो जाता है, इसलिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C फैरेड हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे, आप एक एज अ नोट करके रिजल्ट को ये लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप अभी तक जितने क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए होंगे। इस लास्ट क्वेश्चन को ना प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ गए ना तो आपको काफी मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। आई होप आपने सबने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो फिर से एक बार पॉज करके ट्राई करो यार, एक बार अच्छा सिंसियर अटेम्प्ट लो। आंसर आना सही आना उतना मैटर नहीं करता, पर अगर आपको थोड़ा सा भी क्लिक करने लग जाए कि इसमें ऐसा ऐसा किया जाएगा तो वो काफी अच्छा रहेगा। आपको धीरे धीरे आपका थिंकिंग और अप्रोच इंप्रूव होता जाएगा। राइट, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है क्वेश्चन में X, L इज इक्वल टू 10 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 10 ओम।
फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये पहला वाला हो गया, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, ये किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ एल के। अब मुझसे क्या बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं मैं, और आप मुझे बताइए कि एल किसके इक्वल होता है, एल इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई एफ, एल इज नथिंग बट म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, और ये किसके इक्वल आ गया, XL1 के, ठीक है। अब जिसकी XL1 की वैल्यू थी 10 ओम, वो किसके इक्वल है, 2 पाई एफ म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल। मुझसे बोला ये जा रहा है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, डबल कर दूं, फ्रीक्वेंसी हो गया डबल, नंबर ऑफ टर्न्स इज हाफ, नंबर ऑफ टर्न्स को मैंने हाफ कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल, लेंथ इज ट्रिपल्ड, तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग को जो भी लॉजिक हमने अभी तक पढ़ा था उसी को अप्लाई करना है। XL2 अपॉन XL1 किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल टू आएगा हमारा N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, राइट, इनटू A2 स्क्वायर, सॉरी A2 अपॉन A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस मैंने डिवाइड किया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने बस डिवाइड किया है। XL2 करोगे वो भी किस में आएगा, ये सब A1 A2 मान लो इसको, A1 L1, तो फिर जब मैंने डिवाइड किया तो N2 XL2 वाला जो टर्म रहेगा वो N2 वाला टर्म्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट F2 बाय F1, राइट, अगेन ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब कि L1 बाय L2। नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, लेंथ आ गया, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट म्यू आर 2 पाई, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, तो ये आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। क्यों, क्योंकि हम दोनों जब इसको डिवाइड करेंगे XL2 बाय XL1 तो ये कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा था आपको, इसी की वैल्यू तो दी गई थी क्या, 3, ये हो गया था हाफ, मतलब कि N2 बाय N1 हो गया है हाफ, अगर मैं लिखूं N2 बाय N1 हो गया है हाफ, राइट, तो N2 बाय N1 स्क्वायर किसके हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको 1/4, राइट। A2 बाय A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, डबल, तो ये हो गया डबल। फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया डबल, मतलब F2 बाय F1 किसके इक्वल है, अपने F2 बाय F1 इक्वल टू है 2। लेंथ किसके इक्वल हो गया, ट्रिपल्ड, मतलब कि L2 बाय L1 हो गया है आपका 3 टाइम्स, मतलब कि क्या L1 बाय L2 हो गया है 1/3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया कैंसल आउट, तो आपका आ गया क्या, यहां पे अगर मैं लिखूं XL2 बाय XL1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। और XL1 की वैल्यू क्या है हमारी, XL1 की वैल्यू है 10, तो XL2 की वैल्यू हो गई 10/3, तो ये आ गया 3.33 हेनरी, नहीं ओम्स, ठीक है, वो रहेगा ओम्स में। आप याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टर की वैल्यू पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 9 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इनफ होंगे। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन होंगे तो ऐसे जिसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था उसको L से पुट कर दीजिएगा और सेम मेथड से सॉल्व करेंगे तो सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये 9 क्वेश्चन जितने भी हमने डिस्कस किए आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, टाइम कांस्टेंट जो होता है RL सर्किट के लिए L/R होता है, while for RC सर्किट इज RC, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपका सारा फॉर्मूला कवर हो गया।
इसमें आपका म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल वाला फॉर्मूला कवर हो गया, रिएक्टेंस का फॉर्मूला कवर हो गया। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने जितने भी पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके रिवाइज करके आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टेंस आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।